Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर सर्व मोर। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 का बजट। आप जानते ही हैं कि मोदी सरकार अपना 10वां बजट लेकर आपके सामने आने वाली है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले का वक्त है। लोगों की आकांक्षाओं को कैसे बजट में स्थान दिया जाएगा, क्या सरकार किन्हीं नई नीतियों का ऐलान करेगी, किस तरह के एलोकेशंस होंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल, क्या कोई छूट मिल जाएगी चुनाव से पहले, इस तरह के सवाल आपके मन में घूम ही रहे हैं और इनके जवाब हम भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इस सीरीज़ में आप एक्सप्लेनर्स देख रहे हैं, बजट की हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग ट्रिविया से जुड़े वीडियो प्रेजेंटेशंस देख रहे हैं और देख रहे हैं विशेषज्ञों से बातचीत भी। आज ऐसे ही एक विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं, अभिजीत सिन्हा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस .in के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं और जब आपके बारे में हमें पता चला तो मुझे दो चीज़ों की दिलचस्पी हुई। हमने कभी पॉलिसी की दुनिया में किसी स्टार्टअप के बारे में मैंने पर्सनली नहीं सुना था, हो सकता है हमारे कुछ दर्शकों ने सुना हो। तो फॉर बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, क्या आप थोड़ा एक बार बताएंगे कि आप किस तरह काम करते हैं? थैंक यू मुझे यहाँ मौका देने के लिए कि हम बजट के बारे में कुछ बातचीत कर सकें। और जाहिर सी बात है, आज प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज़ के बहुत सारे स्टार्टअप हैं, लेकिन आप गवर्नेंस सिस्टम में जब किसी स्कीम को जिसके ऊपर कई करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और उसको फेल होता देखते हैं, क्योंकि ऊपर लेवल पर तो दिखता है कि इतने करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर चूँकि आप पत्रकार हैं और आप लोग कई जगह ग्राउंड रियलिटीज़ को दिखाते हैं कि वो चीज़ ग्राउंड पर सही ढंग से उतर नहीं पाई। यहाँ आप किसी भी लेवल पर, वो डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का, कोई भी लेवल हो, अगर आप उसमें किसी को उसके लिए जिम्मेवार ठहराने की कोशिश करेंगे तो वो कहेगा देखिए जो बुक में लिखा हुआ है, जो पॉलिसी में लिखा हुआ वो तो मैंने पूरा कर दिया है। सो डेफिनेटली गांव में वो चीज़ क्यों नहीं पहुंची, इसका एक अपना उनके पास डिफेंस होता है। सो अगर पॉलिसी लेवल पर इम्प्रूवमेंट किए जाएँ, अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, एक थोड़ा उसमें बदलाव लाया जाए, तो शायद हम अपने इंटेंट को, जो लीडरशिप का इंटेंट है, उसको सही ढंग से ग्राउंड पर लेके जा पाएंगे। इसके लिए नई पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये पॉलिसी इंडस्ट्रियल हो सकती हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हो सकती हैं। मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो पॉलिसीज़ बनती है उनके ऊपर ही काम करता हूँ। तो इनके लिए आप मतलब पायलट्स चलाते हैं और उसके बाद फिर आप जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, चाहे सरकार हो चाहे कोई दूसरा थिंक टैंक्स हो, उनके साथ आप काम करते हैं। बजट आने वाला है, 10वां बजट, और हमारे दर्शक अवेयर हैं इस बात से कि ये एक अंतरिम बजट होने वाला है, तो कोई बहुत बड़ा बदलाव तो एक्सपेक्ट करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव होंगे और नई सरकार आएगी तो वो अपना एक फिर पूरक बजट लेकर के आएगी और उसमें बिल्कुल हो सकता है कि आप कुछ बिग टिकट रिफॉर्म्स देखें। बावजूद इसके लोग बहुत कीनली स्टडी करना चाहते हैं बजट को और उनकी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस अभी भी हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले का बजट है। जी। एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, अगर लोगों की आशाओं और उनके सहयोग और उनके पास अभी जो पॉपुलैरिटी का एक ग्राफ है उसको मैं काउंट करके चलूं, तो 3 टर्म में इस गवर्नेंस सिस्टम को बांटा जा सकता है। पहला टर्म रिफॉर्म का था, जिसमें बहुत सारे बुनियादी बदलाव किए गए। दूसरा टर्म रिफॉर्म के टर्म में, जिसमें बुनियादी बदलाव किए गए, उस टर्म में कुछ ऐसी चीज़ों को करने की ज़रूरत थी जिससे हम लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट और वैसे बदलाव जो पिछले 75 सालों में नहीं हो सके, उनको अपहोल्ड कर सकें, उनको फाइनेंशियली, टेक्निकली, प्रोक्योरमेंट के लेवल पर और पॉलिसी के लेवल पर कर सकें। और दूसरा, कुछ ऐसे बदलाव किए गए परफॉर्म लेवल पर, जहां हम जिन चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से एज ए देश की तरफ से उन देशों की तरफ देखते थे जहां विकसित इकोनॉमी है, वहां विकसित लोकतंत्र है, उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई। फास्टैग उनमें से एक है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो पहले सिर्फ विदेशों में देखने को मिलती थी। आज के समय में आप उन सब चीज़ों को भारत में आसानी से देख सकते हैं। तीसरे टर्म को अगर मैं देखूं तो ये टर्म रिफॉर्म परफॉर्म के बाद ट्रांसफॉर्मेशन का है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के पैनल पे, इस ट्रांसफॉर्मेशन के टेन्योर में बहुत बिग टिकट बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ से या इकोनॉमिक बजट की तरफ से मेरी विश लिस्ट पूछें या मेरी एक्सपेक्टेशन पूछें तो शायद हम सब ने पीछे के समय में ये देखा कि हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पर काफ़ी ज़्यादा है, और रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हमने काफ़ी ख़तरनाक मोड़ देखे जिसमें प्राइस बहुत फ्लैक्चुएट कर रही थी। सो अगर पीएम की भी इंटेंट को देखें, गवर्नमेंट की भी इंटेंट को देखें, तो एनर्जी डिपेंडेंस बनने के लिए हमारे पास क्लाइमेट इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमी और ब्लेंडेड फाइनेंसिंग की तरफ काफ़ी रुझान है। और 2070 के नेट ज़ीरो टारगेट को आप अगर डिसेमिनेट करते हैं सेगमेंट्स में, तो 2070 में 10 ट्रिलियन के करीब करीब आपको ज़रूरत पड़ेगी अपनी पूरी इकोनॉमी को और ट्रांजिशन को अपहोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये डॉलर्स में बात कर रहे हैं, 10 ट्रिलियन डॉलर। 10 ट्रिलियन डॉलर। और आप हाइडल पावर की बात कर लें, विंड पावर की बात कर लें, सोलर पावर की बात कर लें, सारे प्रोजेक्ट बहुत कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। 2070 से थोड़ा पहले आते हैं, 40-35 के आसपास देखते हैं तो 360-350 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर की इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी। और थोड़ा पहले आते हैं, 2030 के टारगेट के आसपास आते हैं तो 45 बिलियन के आसपास हमें अभी से लेकर 2030 तक बनाने का टारगेट है, जिसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर को 100% इलेक्ट्रिक कर दिया जाना, वो एक ऐसा टारगेट है जिसको चूकना शायद हमारे लिए मुश्किल नहीं है। इसके साथ इस बजट में एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है कि सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर, क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर, बैंक्स को लेकर, और द वे हम अपनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को देखते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक है, हाइड्रोजन एक है, और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपको आपके बिजनेसेस को क्लाइमेट फ्रेंडली और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स देती हैं। और उनके ऊपर स्विच करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, बट मार्केट में कैपिटल नहीं है। पीपीपी बजट से आप बहुत कुछ बहुत है, मतलब जैसे ये हमारे बहुत सारे दर्शकों के साथ हुआ भी होगा कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने में, लेकिन उतना वो एक बार में उतना हार्ड कैश या लोन उठाना वो इतना इजी नहीं है। देखिए, मुझे लगता है तकनीक कुछ सवालों के जो इकोनॉमिक सवाल हैं, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके जवाब देने में सक्षम होती है। ज़रूरत ये होती है कि इंटेंट स्ट्रांग हो और जो लोग इनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं उन्हें एक हद तक स्वतंत्रता दी जाए कि हो सकता है पायलट्स फेल होंगे, पास होंगे, और ये स्वतंत्रता पिछले 8-10 सालों में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस.in ने अपने पायलट्स करके, खासकर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के पायलट करके उनके जो रिजल्ट्स लेकर आई है, उससे मुझे लगता है, जैसे आप हाइड्रोजन की बात कर लें या सोलर पावर की बात कर लें, तो देश भर में भारतमाला और सागरमाला के ऊपर इलेक्ट्रिक हाईवे का पायलट हम लोग कर रहे हैं। उसमें हर 50 किलोमीटर के बाद एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाना है, और उसको कैसे पावर करें, क्या उसको थर्मल ग्रिड से पावर करें, तो क्या ये बेईमानी नहीं होगी कि थर्मल ग्रिड में आप कोयला जला रहे हैं, गैस जला रहे हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहे हैं। तो विंड पावर के साथ में विंड टर्बाइन, वर्टिकल टर्बाइन डिवाइडर पे लगाए जा सकें, उसके साथ सोलर से हम थोड़ा इलेक्ट्रोलाइज़र पे पानी को हाइड्रोजन में बदल सकें। सो ये सब कैपिटल इंटेंसिव हो जाते हैं। इसके लिए एक डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्री को, सरकार को, रेगुलेटरी बॉडी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, सबको उस तकनीक के ऊपर भरोसा बनाना पड़ता है, और ये भरोसा आप पॉलिसी से या पेपर रिपोर्ट पढ़ के नहीं बना सकते, आपको फिजिकल पायलट करने पड़ेंगे। सो ये जो गैप था कि फिजिकल पायलट होते नहीं थे देश में, वो गैप को हमने भरा है। कुछ सरकारी एजेंसियां थीं, लेकिन वो स्पेस और डिफेंस के पायलट से ओवरलोडेड होती थी। तो मैंने जो इस गैप को भरने की कोशिश की है, वो इस बजट में मुझे लगता है आगे आने वाले 5 सालों में कुछ ऐसी तकनीकों को बहुत आसानी से हर स्टेट में, हर बिजनेस कम्युनिटी को ये ट्रांसलेट करके बता सकेंगे कि आपके बिजनेस के लिए सस्टेनेबल ऑप्शन क्या है, ग्रीनर क्लीनर फ्यूल ऑप्शन क्या है, और आप कैसे डिकार्बोनाइजेशन के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन मिशन वगैरह की तो ऐलान सरकार कर चुकी है, गवर्नमेंट बता चुकी है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन में इंटरेस्टेड है जी। और हमने लगातार देखा है कि पिछले कई बजट से, ये हम लोग अभी संदीप वेम्पति जी के साथ भी हमारी जब बातचीत हुई, हमने उनसे भी पूछा था कि गवर्नमेंट बजट ओवर बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा रही है, चाहे उनको लोन लेना पड़ रहा है, चाहे वो टैक्सेस अपने बढ़ाएं, लेकिन वो अपने जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट पार्टीज में वो इंटरेस्ट अभी तक डेवलप नहीं कर पा रही हैं कि वो इन्वेस्ट करें। और स्पेशली जैसे आप ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की जिनकी आप बात कर रहे हैं, उसमें तो बहुत पैसा लगना है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो अभी टर्बाइंस चलिए सस्ते होते होते आ गए हैं, फोटोवोल्टेइक भी काफ़ी सस्ता हुआ, लेकिन अभी भी पैसा लगता है, ठीक ठाक पैसा लगता है। तो इसके लिए किस तरह के पॉलिसी चेंज को आप मानते हैं कि इसकी ज़रूरत है पॉलिसी चेंज की, और क्या वो इस बजट में या आने वाले बजटों में संभव है?
देखिए, आपके पास आज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, इंडिविजुअल टेक प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए और कन्वेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके बैंक और एनबीएफसीज, वर्ल्ड बैंक, आईडीबी, ये सब बैंक्स उनको देखती हैं कि ये कितने वायबल होंगे, इनका जो ज़मीनी स्तर पर रूपांतरण होगा, इनका जो प्रारूप तैयार होगा, वो कितना कमर्शियली, इकोनॉमिकली हम अपहोल्ड कर पाएंगे। क्लाइमेट के प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। क्लाइमेट के प्रोजेक्ट के लिए आपको आपकी कन्विंसिंग पावर, आपकी विलिंग पावर, आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप उस विज़न के साथ रेजोनेट करके उसमें 10 करोड़, 50 करोड़, 5,000, 10,000 करोड़ डाल सकते हैं। एक ऐसे वाइड लेवल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि जितनी आसानी से आपका कार लोन अप्रूव हो जाता है या आपका छोटे एक प्लांट का लोन अप्रूव हो जाता है, उतनी आसानी से कम इंटरेस्ट पर क्रेडिट दिया जा सके। इसको बहुत बखूबी हमने अपने पॉलिसी में बनाया है। और जो पहला इंस्ट्रूमेंट अभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ने लॉन्च किया है, वो 5,000 करोड़ का है। ये 5,000 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट में HDFC ने आकर के जितने चार्जिंग स्टेशन हैं उन सब के कंस्ट्रक्शन को अपहोल्ड किया, और वो भी 0% इंटरेस्ट पे 12 महीने के मोनिटरिंग के फाइनेंस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। अब उसमें जो स्टेशन बनेंगे वो PPP मॉडल पे बने। दिल्ली और जयपुर की बात करूं, मान लीजिए 20 स्टेशन आते हैं, 10 स्टेशन आते हैं, तो 3 स्टेशन पब्लिक PSUs को दिए जाएंगे, 3 प्राइवेट PSUs को दिए जाएंगे, 3 इंडिविजुअल लोगों को दिए जाएंगे। लोगों को इसलिए दिए जाएंगे क्योंकि आज के समय में आपको पेट्रोल पंप ओन करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। बिना लाइसेंस के आप पेट्रोल पंप ओन नहीं कर सकते। और वो लाइसेंस बनाने में मतलब हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। बिल्कुल बेलने पड़ते हैं, सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं होता है। नहीं, अब हमने तो लाइसेंस, चार्जिंग स्टेशन को ओन करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं। और अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं, आप इस कमरे में बैठा हुआ, हमारे दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, उनमें से कोई भी एक चार्जिंग स्टेशन को ओन कर सकता है। तो हमने ये PPP मॉडल ऐसा बनाया कि सिर्फ पब्लिक प्राइवेट नहीं हो, ये PPP पब्लिक प्राइवेट पीपल हो। तो अगर 10 स्टेशन में से पब्लिक प्राइवेट को 3-3 मिल रहे हैं, तो 3 स्टेशन लोगों को भी मिले। और इन सब को जब स्टेशन एलोकेट हो जाते हैं, इन सब की कंस्ट्रक्शन को एक प्राइवेट बैंक आके फाइनेंस करता है, 12 महीने का मोनिटोरियम देता है, 0% इंटरेस्ट देता है, और 3,672 करोड़ हम ऑलरेडी उसमें कमिटमेंट ले चुके हैं, और 1,500 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी जो फ्लीट, गाड़ी, बस और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए, वो मिलाकर इंस्ट्रूमेंट 5,000 करोड़ का होगा। सो ऐसे और इंस्ट्रूमेंट की जो आप $45 बिलियन की बात कर रहे हो, मतलब ऐसे कितने इंस्ट्रूमेंट लगेंगे और किन किन सेक्टर्स में लगेंगे, इसके लिए पूरा एक्सपेक्टेशन, एक पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का माहौल इस बजट में एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में बात करें। और हमारा जो ट्रांजिशन होगा 2030, 2050, 2070, हम कैसे इन ट्रांजिशन को पूरा करेंगे, अपने बैंकों को, NBFCs को इस तरह के ट्रांजिशन को फाइनेंशियली अपहोल्ड करने के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे, क्योंकि वो कन्वेंशनली सोचते हैं और उनकी सोच भी जायज़ है। वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय बने हैं, वो कोलेट्रल, सिक्योरिटी और अटैचमेंट से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आज की डेट में अगर आप किसी को समझाने जाएं कि क्लाइमेट मिटिगेशन, क्लाइमेट रिस्क सिर्फ एक हवा नहीं है, ये आपके बिजनेस को कल के देश में तबाह कर सकता है। तो वो ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, टेक अवे ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंड सेक्टर, ये लिंक शायद कहीं मिसिंग है, और इस लिंक को पूरा करने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। ठीक बात है। ग्रीन, क्लीन और एमर्जिंग पे आपने अपनी बात रखी। हम MSMEs के ऊपर भी आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप जिस संस्थान के डायरेक्टर हैं उसका नाम ही है easeofdoingbusiness.in। जी। MSME की बड़ी लंबी शिकायत थी कि इंडिया में ठीक है लाइसेंस राज चला गया, लेकिन अभी भी बहुत पेपर वर्क है, बहुत सारे लोगों को खुश रखना पड़ता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और उतने सारे लोगों को मैनेज करते करते फिर काम के लिए टाइम बचता नहीं जाता है। काफ़ी क्लमजी है बिजनेस का इन्वायरमेंट, और इस वजह से उनका ये कहना है कि उनका काम प्रभावित होता है। इसी में ईज लाने के लिए सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की थी। क्या इससे जुड़ा भी कोई ऐलान आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट में? देखिए, PM का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का विजन, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की मशीनरीज को कंप्लायंसेस कम करने के लिए, जो मंजूरियां बहुत मुश्किल से मिलती थी, जो डिस्प्यूट बड़े मुश्किल से लंबे दिनों में सुलझते थे, या जो लाइसेंसेस बहुत सारे 40-45 लाइसेंस पूरे करने पड़ते थे, सिर्फ उनको रिलैक्सेशन करने तक लिमिटेड नहीं था। या वर्ल्ड बैंक में जो इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है, वो सिर्फ वहाँ तक नहीं है। उनका विजन इससे आगे बढ़कर जो छोटे कारोबारी हैं, जो MSME बिजनेसमैन हैं, उनकी ज़िंदगी में उनको ईज़ ऑफ लिविंग की तरफ ले जाने की तरफ था। और ये तभी पूरा हो पाएगा, तभी संभव हो पाएगा जब दोनों तरफ से
जो लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो प्रारूप तैयार कर रहे हैं, जो डिमांड सेक्टर टू सेक्टर जनरेट करते हैं कि मुझे इस तरह का ईज़ चाहिए, और जिन गवर्नमेंट की एजेंसीज़ को उन ईज़ के ऊपर डिसीजन लेने हैं, उन कानूनों को हटाना है, डीक्रिमिनलाइज करना है। सो मुझे लगता है जिस ऑफिशियल विंग की हम बात करते हैं, जहाँ से जीएसटी या टैक्स या बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैसले लिए जाते हैं, पहले कंपनी 50 दिनों में बनती थी, अभी 7 दिनों में बनती है, 10 दिनों में बनती है, इस विंग की तरफ से कंप्लायंसेस पूरा करने का और उसको रिड्यूस करने का जो काम हुआ है वो बहुत सराहनीय है। 37,000 के आसपास कानून को बदले गए, 3,000 के आसपास ऐसे कानून हैं जो पहले क्रिमिनलाइज ऑफेंस माने जाते थे, अब डीक्रिमिनलाइज ऑफेंस हैं। बहुत सारी मंजूरी जो पर्यावरण से जुड़ी थी, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी थी, लेबर से जुड़ी थी, वो अब मिनटों में मिलती है। बहुत सारे फूड के लाइसेंस, बार के लाइसेंस जो पहले बिचौलियों के थ्रू मिलती थी, आज के समय में आप पोर्टल पर जाकर दोबारा कर सकते हैं, साथ सीधे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं इसके पीछे एक स्टोरी आपको ज़रूर बताता हूँ। इस काम को करने के लिए आपको पॉलिटिकल सुपरमेसी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, भूलना पड़ता है पॉलिटिकल सुपरमेसी, वो मुखिया के लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के लेवल का हो, राज्य के लेवल का हो, एमएलए एमपी या बहुत मंत्रालय लेवल का हो। इम्पीरियल ब्यूरोक्रेसी से आपको पीछे हटना पड़ता है। मैं आपको लाइसेंस दूंगा या नहीं दूंगा, ये पूरा पुराना लाइसेंस राज था, और राजनीति इस पर बहुत हद तक पहले टिकी हुई थी कि लोग सपोर्ट उम्मीद करते थे, चंदा की उम्मीद रखते थे। जो सपोर्ट करता था, जो चंदा देता था, उसको जब सरकार बन जाती थी तो बहुत सारे लाइसेंसेस उल्टे सीधे फ्री दे दिए जाते थे, आम जनता को लाइन में लगा दिया जाता था। ये मुहिम को, इस पैटर्न को तोड़ने के लिए बहुत करेज की आवश्यकता थी, और जिसको बहुत करेज के साथ पीएम ने लाया कि इसको करने का मतलब आपकी पार्टी को चंदा नहीं आएगा, वो एक इनकम का स्रोत बंद हो जाएगा, और पूरा सिस्टम ऑटोमेशन पर चला जाएगा, मेरिट, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस के ऊपर खुद डिसाइड कर लेगा। सो जितनी ई टेंडरिंग हो गई, जितने काम, जितने आवेदन पहले ओवर द काउंटर जमा किए जाते थे, वो सब आज के डेट में आप इंटरनेट के पोर्टल पे जमा कर सकते हैं। वहीं आपकी क्वालिफिकेशन को देखकर अप्रूवल दे दिए जाते हैं। सो इससे एक जो मैं देखता हूँ कि जो बदलाव आए हैं, उनसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, लेकिन ये इतने बड़े काम का इतना छोटा हिस्सा हो पाया। अभी भी कंप्लायंस बर्डन को कम करने की ज़रूरत है, और इसको कम करने के लिए मुझे लगता है हम लोग कुछ और टेक्निकल पायलट लेके आ पाएंगे। एमएसएमई का पूरा बिजनेस एक नई तकनीक को अपने बिजनेस में इंडक्ट करने, और उससे क्या सुविधा होगी, उससे क्या बदलाव आएगा, उससे वो कॉम्पिटिटिवली अपने पार्टनर से, अपने कंपटीशन से ऊपर उठ जाता है। वो आपको टाइम पे डिलीवरी दे सके, वो आपको प्रिसीजन के साथ आपको अपनी सर्विस या प्रोडक्ट की डिलीवरी दे सके, और ये सब चीज़ें एक नई तकनीक पे डिपेंड करती है। और नई तकनीक का जो रेड कारपेट है हमारे देश में, उसको रेगुलेशन से, सर्टिफिकेशन से, फाइनेंस से किस तरह से बचाकर और उसको स्मूथली पूरा करना है, ये काफ़ी टीडियस काम होता है। मैं बस इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि मैं उस बात से इन जनरल एग्री करता हूँ कि कंप्लायंस का एनवायरनमेंट अगर थोड़ा सा स्मूथ रहे तो इंडस्ट्री का फ़ायदा होता है। लेकिन जैसे कुछ उदाहरण हमने ऐसे देखे जो शायद ठीक दिशा में नहीं भी जा रहे थे। जैसे अभी पिछले दिनों ये हुआ कि जब फिर से कानूनों को थोड़ा सा सो कॉल्ड स्मूथ किया गया, तो उसमें एक कानून ऐसा भी था जिसमें सब स्टैंडर्ड दवाओं से जुड़ा हुआ वो कानून था। उसकी खूब चर्चा हुई थी, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे कि पहले वो एक ज़्यादा बड़ा ऑफेंस था, वो कम बड़ा ऑफेंस है, और वो सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। दूसरा लेबर, और तीसरा एनवायरनमेंट। अभी हम इसी इंटरव्यू के शुरुआत में हम काफ़ी गंभीरता से पर्यावरण पर बात कर रहे थे, तो वो इन सारी चीज़ों का मेरा मानना है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन लोगों के हित, लोगों का स्वास्थ्य और पर्यावरण, इन पर ध्यान हमें इतना भी कम नहीं रखना चाहिए। एनीवेज, अब हम बजट स्पेसिफिक और 2-3 चीज़ें आपसे जानना चाहते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी को लेकर के आप खूब चीज़ें बता चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लेकर खूब चीज़ें बता चुके हैं। क्या कोई अनाउंसमेंट्स सरकार बजट में कर सकती है इनसे जुड़े? आप सर्कुलर इकोनॉमी वगैरह बता चुके हैं, अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। मुझे इस बजट में हेल्थ केयर को लेकर, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो हमारी हेल्थ केयर की डिलीवरी है वो करीब करीब कोविड के समय में बहुत बुरी तरह से शेकन थी, और जिन लोगों ने अच्छा काम किया, जैसे आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया, उनको WHO ने भी सराहा रहा, राष्ट्रपति के लेवल पर, प्रधानमंत्री के लेवल पर भी काफ़ी सराहना मिली। उनको टेक्निकली अपग्रेड किया जा सके, उनको हाथ में टैबलेट्स दिए जा सकें, जिस तरह से वो काम करते हैं रजिस्टर वगैरह के ऊपर, उनको अपग्रेड करके एक ऐसे लेवल पर लेके आ सकें जहां हम देश भर में, दुनिया भर में अपनी कॉम्पिटेंसी साबित कर सकें अपने डेटा के मोनेटाइजेशन को लेकर। क्योंकि अगर कोई इकनॉमी
हेल्थ केयर का एक अच्छा डेटाबेस तैयार कर सकती है, सबसे बड़ा क्लाउड डेटाबेस तैयार कर सकती है। 65% हमारी पॉपुलेशन का पहला हेल्थ टच पॉइंट आशा वर्कर होता है। अगर उनके साथ जो बातचीत, जो हेल्थ के डिस्कशन हो रहे हैं, जो उनकी स्क्रीनिंग होती है, जो उनकी सेवाएं होती हैं, अगर इनको डिजिटलाइज करते हैं तो हम एशिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर डेटाबेस बनाएंगे। और इस डेटाबेस की ज़रूरत फार्मा कंपनीज़ को है, डिवाइस कंपनीज़ को है, पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ को है। और ये सब कहाँ मिलता है? ये सब आज के डेट में आपके सर्वर को हैक करके, चोरी करके तो ले ही रहे हैं, डार्क वेब पे बेचा जाता है। इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी कि डेटा प्राइवेसी बिल नहीं था, और इस साल 3 अटेम्प्ट के बाद डेटा प्राइवेसी बिल बन चुका है। इस बिल के आने के बाद मुझे उम्मीद है कि हेल्थ केयर सेक्टर में जब हम डेटा एसेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन की बात नहीं कर पाते, बहुत कॉस्ट होती है ऑन्कोलॉजी के डेटा की या कैंसर के डेटा की, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी दवाइयाँ और डिवाइसेस डिपेंड करते हैं कि वो क्या लेके आएंगे इंडस्ट्री के अंदर। सो अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत एथिकल वे में सारे कंप्लायंसेस को पूरा करते हुए हम डेटा को मोनेटाइज कर सकें, तो शायद हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर था हमारे बजट में, जीडीपी में, जो हमेशा एक एज अ फिलैंथ्रोपिक सेक्टर है, वो सिर्फ विड्रॉ करता है, वो जीडीपी में कभी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो मेरी उम्मीद ये है कि वो पाथवे हेल्थ केयर डिजिटाइजेशन का दिखेगा इस बजट में, जहां हेल्थ केयर कंट्रीब्यूट करता दिखेगा अगले 10 सालों में अपने जीडीपी के ऊपर। इंटरेस्टिंग। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग चीज़ों को आप इसी तरह ललन टॉप पे सुनते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो सब होता रहे तो आप जुड़े रहिए ललन टॉप के साथ में, जिस पे आप 24 का बजट नाम से हमारी ख़ास सीरीज़ देख रहे हैं, जैसा हमने पहले भी बताया था। बजट से जुड़े कई एक्सप्लेनर्स, कई वीडियो प्रेजेंटेशंस हमने आपके लिए बनाए हैं, और इस तरह की स्टूडियो में बातचीत भी हम कर ही रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्री के तमाम स्टेक होल्डर्स को हम अपने स्टूडियो में दावत दे रहे हैं और उनका एक्सपर्टीज़ आपसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और अभिजीत जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका भी शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।